नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और सबसे पहले हम बात करेंगे खोला खजाना, पिछड़े वर्ग में खुशी। योगी सरकार ने 2024-25 में पिछड़े वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए अपना खजाना खोल दिया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को राहत देने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि 2024-25 में सरकार ने पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना पर 168.75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिससे 7.9 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिला है। इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1981.45 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, जिसमें 21.3 लाख छात्रों को शैक्षिक सहायता मिली है। इसमें कक्षा 11 से उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र लाभान्वित होते हैं। सरकार ने पिछड़ी जातियों की गरीब बेटियों को शादी में मदद के लिए 2024-25 में 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इसका लाभ 1 लाख बेटियों और उनके परिवारों को मिला है। इससे उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर मिला है। प्रदेश सरकार ने पिछड़ी जातियों के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए 2024-25 में 32.9 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इस योजना से 29,769 छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान मिला है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है। शिक्षा के साथ साथ आवास सुविधा को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार ने छात्रावास अनुरक्षण योजना के अंतर्गत 2024-25 में 2 करोड़ की राशि व्यय की है। ये बजट के 6 छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु दिया गया है। इन छात्रावासों के माध्यम से योगी सरकार पिछड़े वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा भी प्रदान कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने खजाना खोला है, 1 लाख बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभ्युदय अवस्थी जी, मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अपना खजाना खोला है। छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, कंप्यूटर प्रशिक्षण के मदद के लिए भारी भरकम बजट जो है वो खर्च कर रही है सरकार, और जो निचले तबके के लोगों को लगातार इससे राहत भी मिल रही है। देखिए मनोज, जो ये 2024-25 का जो बजट पेश किया गया था, इसमें पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए जो आगामी जो इनकी सरकार की योजनाएं थी, जो सरकार जो इनको सुविधाएं देना चाहती थी, जो आगे बढ़ने के लिए जो सहयोग करना चाहती थी, उसकी एक रूपरेखा तय की गई थी। और पिछले बजट में उसको किया गया था कि हम आगे जो जिन योजनाओं को लाएंगे उनको किस तरीके से क्रियान्वित करेंगे। और उसी के क्रम में जो सरकार ने जो बजट एलोकेट किया है, जिस हिसाब से बजट को किस हिसाब से किस किस क्षेत्र में बांटा जाएगा, उसका एक है। उसमें छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, कंप्यूटर प्रशिक्षण, छात्रावास अनुरक्षण योजनाओं में खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार से 30 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, 1 लाख बेटियों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। और जो पिछड़ा वर्ग कल्याण की जो एक उत्तर प्रदेश सरकार की जो रूपरेखा है, उसको इसी क्रम में आगे बढ़ाया जा रहा है। और तकनीकी रूप से शिक्षित कर जो पिछड़े वर्ग के लोग छात्र हैं, उनकी पिछड़ी जातियों के जो बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए 32 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए जाएंगे। और 29,169 छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा के ज्ञान से जोड़ा जाएगा। उसी प्रकार से छात्रावास में जो रहेंगे, जो उनको निःशुल्क छात्रावास किस तरीके से उपलब्ध हो, उसके लिए भी योगी सरकार काम कर रही है। जी मनोज। निश्चित रूप से अभ्युदय, अगर हम बात करें अब विवाह सहायता के लिए भी मुख्यमंत्री ने अब एक भारी भरकम राशि निर्गत की है, जिससे जो गरीब तबके की बेटियों के विवाह में भी आर्थिक सहायता प्रदान हो रही है। जी मनोज, ये एक तरीके से जान लीजिए कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना थी, उसी प्रकार से ये जो मुख्यमंत्री का एक सोच है कि किसी प्रकार से किसी गरीब के बेटी की शादी में सहयोग हो सके और उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो सके। माता पिता का एक सपना होता है, उस सपने को जो गरीब परिवार, पिछड़े वर्ग की जातियों के जो परिवार हैं, उनके सपने को साकार करने की एक अच्छी पहल है। निश्चित रूप से अभ्युदय अवस्थी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जो राशि निर्गत की है, भारी भरकम ये राशि निर्गत की है, जिससे पिछड़े वर्ग के जो छात्र छात्राएं उनको लाभ मिल सके, विवाह में सहायता मिल सके, कंप्यूटर और जो तकनीकी शिक्षा उनको मिल सके।
और आगे हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की तैयारी पर फोकस, लेकिन उससे पहले कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है, उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, चकेरी एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से हड़कंप मच गया है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, चकेरी एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से हड़कंप मचा है। सिरफिरे ने फोन पर एयरपोर्ट अधिकारियों को धमकी दी है। सूचना के बाद एयरपोर्ट का कोना कोना खंगाला गया। तो किसी सिरफिरे व्यक्ति ने यह सूचना दी है। 72 सीटर हवाई जहाज में बम की सूचना मिली थी। कानपुर में नहीं उतरता है कोई भी 72 सीटर हवाई जहाज। चकेरी थाने में अज्ञात सिरफिरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने ट्रेस की सिरफिरे की मोबाइल लोकेशन। फर्जी बम की सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। चकेरी थाने में अज्ञात सिरफिरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब जो आरोपी है उसको ट्रेस किया गया, उसकी लोकेशन को, और सिरफिरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी बम की सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को यशोदानगर से चकेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कानपुर से अहम खबर, चकेरी एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से हड़कंप मच गया था। सिरफिरे ने फोन पर एयरपोर्ट अधिकारियों को धमकी दी। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका, चकेरी एयरपोर्ट, आपको बता दें, एयरपोर्ट पर जिस तरीके से बम की अफवाह फैली जिससे हड़कंप मच गया, वहीं मुस्तैदी दिखाते हुए आला अधिकारियों ने उस जो सिरफिरे व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा फोन किया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से ये सिरफिरे आदमी ने फोन करके चकेरी एयरपोर्ट पर बम रखने की अफवाह जो है वो फैलाई थी और आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद चकेरी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। जो पुलिस और उसके साथ साथ जो चकेरी प्रशासन है, एयरपोर्ट प्रशासन, उन्होंने अफरा तफरी में आकर पूरे चकेरी एयरपोर्ट को की जांच बैठा दी। पूरी बाकायदे जितनी गाड़ियां एंट्री कर रही थी, जितने लोग आ रहे थे, उनकी जो है उनकी जांच करी जा रही थी, उनसे पूछताछ भी करी जा रही थी। हालांकि इस दौरान जो पुलिस है उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिस नंबर से फोन आया था उसको खोज निकाला और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे और पुलिस ने अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए जो यशोदानगर चकेरी पुलिस है उसने यशोदानगर से इस जो सिरफिरा धमकी देने वाला और अफवाह फैलाने वाला जिसने कॉल करी थी, उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सिरफिरे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर में हालांकि कोई 72 सीटर हवाई जहाज नहीं उतरता है, लेकिन चूंकि सूचना दी गई थी, ये अफवाह फैलाई गई थी, तो पुलिस ने पूरे एयरपोर्ट पर जांच की, छानबीन की। उसके बाद इस सिरफिरे व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस की गई है और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई। और अब हम अपनी खास पेशकश की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की तैयारी पर फोकस। रायबरेली में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में रायबरेली में कांग्रेस द्वारा बूथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अमेठी से सांसद केएल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर सक्रिय रहे कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शर्मा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप लोगों की मेहनत ही हमारी असली ताकत है, यही जोश हमें पंचायत चुनाव में जीत दिलाएगा। सांसद ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अभी से 2026 में प्रस्तावित पंचायती चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने कहा कि हम 2027 नहीं बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं, हमें हर बूथ को मजबूत बनाना है। केएल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट को लेकर भी सतर्क रहने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में भारी धांधली देखी गई थी, हमें इस बार कोई चूक नहीं करनी है। ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद केएल शर्मा ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि इस केस में कोई दम नहीं है, ये केवल मानसिक प्रताड़ना के लिए की जा रही कार्रवाई है। तैयारी तो 26 की चल रही है, पहले पंचायती राज, उसके बाद 27। तैयारी तो हर इलेक्शन की करेंगे हैं? नहीं, हमने इनको दिशा निर्देश ये दिए कि वोटर लिस्ट के ऊपर खास करके इनको ध्यान देना है, क्योंकि महाराष्ट्र जिस तरह वोटर लिस्ट में धांधली हुई कि एक एक घर में मतलब 40-40 वोट, और कई जगह तो एक पिताजी की 15-20 संतानें,
तो ये जो हुआ है कि इसका लोग ध्यान रखें कि लोकतंत्र में वोटर लिस्ट से ही चुनाव होते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि अपने बूथ की वोटर लिस्ट को बड़ी गहनता के साथ जांच करें। तो पंचायत तो चुनाव की तैयारी में है कांग्रेस। और अब हम बात करेंगे वक्फ बिल पर बयान जागरण अभियान। देश के सर्वोच्च अदालत में भले ही वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी है, सुप्रीम अदालत से आने वाले आदेश को लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी बिल लागू कराने वाला सत्तारूढ़ भारत भाजपा नेतृत्व आंच न आने को लेकर मुतमईन है। चर्चा और बहस का मुद्दा बने वक्फ बिल के मुद्दे पर के न्यूज ने यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। मंत्री ने वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ बीजेपी के 20 अप्रैल से शुरू होने जा रहे जन जागरण अभियान पर बेबाकी से सरकार और पार्टी का पक्ष रखा है। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसे प्रस्तुत करने में किसी तरह का झिझक नहीं है। क्योंकि जरूरत को देखते हुए जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है और बिल को ड्राफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा 20 अप्रैल से व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। इसके तहत विपक्ष द्वारा आम मुसलमानों में भ्रम भी फैलाया जा रहा है जिसको दूर किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बिल को समझ चुके मुसलमान समर्थन को आगे आते जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। वक्फ संशोधन बिल के बाद देश भर में जिस तरह से माहौल बना है, वहीं सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला अभी आना बाकी है, जिसको निर्देश दिया कि अभी उसमें कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी, उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति और तमाम लोग इसमें आ गए हैं। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कभी इसमें किसी की नियुक्ति नहीं, 1 सप्ताह के अंदर सरकार उस पर जवाब दाखिल करे। वहीं उपराष्ट्रपति जो हैं उन्होंने कहा कि हमें आदेश नहीं दे सकते। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम आज बदलते भारत के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत अहम एक कदम है मोदी सरकार द्वारा। और यकीनन माननीय न्यायालय में अभी मामला विचाराधीन अभी जो गया है प्रक्रिया, माननीय न्यायालय ने कल कुछ दिशा निर्देशन दिए हैं। वो हमारी जो केंद्रीय मंत्रालय वो माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए जो भी आवश्यक दिशा निर्देशन दिए हैं उस दिशा में काम करेगा। सर, आप लोग एक कार्यशाला का आयोजन कल कर रहे हैं और 20 अप्रैल से जन जागरण अभियान चलेगा। अल्पसंख्यक मोर्चे को बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि उसमें जो तमाम युवा हैं, मुस्लिम का स्कॉलर हैं, वो जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे इस मामले को लेकर। देखिए, आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ है। इस अमेंडमेंट का एजेंडा केवल और केवल मुसलमानों का विकास है, मुसलमानों की समृद्धि है, पासमानदा समाज का उत्थान है, मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण है। इन तमाम बिंदुओं पे ये अमेंडमेंट काम कर रहा है और इस अमेंडमेंट के आने के बाद यकीनन आम मुसलमानों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी आएगी। हम चाहते हैं कि मुसलमानों का विकास हो और आम मुसलमान भी यही चाहता है। हम जन जागरण अभियान के माध्यम से आम मुसलमानों तक पहुंचेंगे और विपक्ष जो एजेंडा जो भ्रम फैला रहा है, जो विपक्ष का नेगेटिव एजेंडा है, उस एजेंडे को भी हम तोड़ने का काम करेंगे। एक सवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, वो भी अभी भुवनेश्वर में। उन्होंने कहा कि ईडी के बीच में यन डाल के इसको एंड कर देना चाहिए। देखिए, अगर देश की कोई संस्था निष्पक्ष तरीके से अपनी जांच कर रही है, उस जांच में अगर कांग्रेस पार्टी के लोग दोषी पाए जा रहे हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किया था आज उसी का खुलासा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इस तरीके से समाज को गुमराह कहीं से भी समाजवादी पार्टी को शोभा नहीं देता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहाँ पे जो है शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यहाँ पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए जो है, और वहाँ पे जो विवाद मचा हुआ है उसको देखे आप। देखिए, ममता बनर्जी जी की सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ के विकास के लिए काम करने के लिए। पश्चिम बंगाल को आग और हिंसा के आग में झोंकने का काम ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब ममता जी को देगी। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद से, जिन्होंने हर सवालों का जवाब दिया। आगे जो अमेंडमेंट है उसको लेके इनका जो जन जागरण अभियान चलेगा उसमें कई लोगों को जोड़ा जाएगा, उसके बारे में बारीकी से बताया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए। कौशलेंद्र, जिस तरीके से अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बड़े ही साफ गोई से तमाम सवालों के जवाब दिए। जिस तरीके से वक्फ बिल पर पूरे देश में शोर शराबा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई जारी है, ऐसे में दानिश आजाद अंसारी और भाजपा पूरी तरह से मुतमईन नजर आ रही है कि जो बिल है वो मुसलमानों के हित में है और वो सुप्रीम कोर्ट में भी उनको विजय मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए आप बताएं कि जिस तरह से आपने देखा होगा वक्फ संशोधन बिल जब पास हुआ उसमें देखिए कई ऐसे मुस्लिम नेता थे और कई ऐसे लोग थे जो उसी समाज से जो है बिलोंग करते हैं। वो कहते हुए नजर आए कि बहुत बढ़िया बिल है, इससे जो आम मुस्लिम है, आम जनता, उन्हीं कम्युनिटी में जो आम लोग हैं जिनका आज तक वक्फ बोर्ड से कोई संबंध ताल्लुक नहीं रहा है, वो इस बात से बहुत खुशी थे कि अब जाके इस पर न्याय मिलेगा। जैसे मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि जो पसमानदा समाज है, जो आम मुस्लिम है, उसको इसका फायदा मिलेगा और वो जो है चाहता है कि ये बदलाव हो और उन्हीं के लिए हमें जन जागरण अभियान चला रहे हैं जिसमें मुस्लिम स्कॉलर और तमाम सामाजिक संगठन के लोग उनको जोड़ेंगे, उनको समझाएंगे, उनसे संवाद करेंगे और जो जागरूक लोग हैं उनको बताया जाएगा कि आप अपने भी समाज में समसम में बात कहिए। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है, जिसका कार्यशाला कल होने जा रहा है, उसके बाद 20 अप्रैल से लगातार 5 दिन तक एक कार्यक्रम पूरे 6 जो संगठनात्मक क्षेत्र हैं बीजेपी के और जो जिला और महानगर के जो संगठन क्षेत्र हैं वहां पे कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, जिला, महानगर और वहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने काम करेंगे। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दानिश आजाद अंसारी ने साफगोई से तमाम सवालों के जवाब दिए। और अब हम बात कर रहे हैं अनूप चौधरी को क्लीन चिट। आपको बता दें अनूप चौधरी को क्लीन चिट दी गई है। खबर संभल से, जहां होली के दौरान दिए गए अपने एक बयान को लेकर जांच का सामना कर रहे डिप्टी एसपी अनुज चौधरी के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एसपी कानून व्यवस्था, आपको बता दें एसपी कानून व्यवस्था ने अपनी जांच आख्या में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। एसपी कानून व्यवस्था द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सीओ चौधरी पर लगाए गए आरोपों के कोई साक्ष्य जांच के दौरान नहीं प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि होली के मौके पर दिए गए एक बयान को लेकर सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता के आरोपों की गंभीरता से जांच करते हुए जांच अधिकारी ने अफसरों सहित स्थानीय बासिंदों के बयान दर्ज किए। साथ ही डिप्टी एसपी का सम्मान करने वाली समिति के अधिकारियों के भी बयान जांच में शामिल किए गए। व्यापक दायरे में जांच किए जाने के बाद भी शिकायतकर्ता के आरोपों से संबंधित तथ्य किसी से नहीं प्राप्त हो सके। इसी विनय पर जांच अधिकारी ने उन्हें क्लीन चिट दी। जांच में बेदाग साबित हुए हैं सीओ अनुज चौधरी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जिस तरीके से अनुज चौधरी को क्लीन चिट दी गई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पर की थी और आरोप लगाया था कि जो संभल में डिप्टी एसपी है अनूप चौधरी, उन्होंने पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान होली के त्योहार से ठीक एक दिन पहले ये बयान दिया था कि होली साल में एक दिन आती है और जुमा 52 दिन आता है। अगर सिवैया खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। और इस विवाद के बाद पुलिस महकमे पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए थे और अमिताभ ठाकुर ने भी इस बात का आरोप लगाया था कि ये पुलिस नियमावली के आचरण के खिलाफ है। इसके लिए इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। और जो संभल के एडिशनल एसपी है श्रीचंद जी, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की, कई लोगों को बयान दर्ज किए। उस पीस कमेटी मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उन सभी के बयान दर्ज किए। और ये कहा जाएगा कि जो एसपी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने गृह सचिव को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंप दी है और उस पूरी रिपोर्ट में
एक ये चीज सामने आई कि जो अनुज चौधरी द्वारा दिए गए जो बयान थे वो किसी भी तरीके से सामाजिक रूप से हानिकारक नहीं है और किसी भी तरीके का दोषपूर्ण नहीं है। तो क्लीन चिट मिल गई है अनुज चौधरी को इस पूरे मामले में, जो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता था। और जरूर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी होती भी है तो जरूर उसमें जांच होगी और जांच के बाद में अगर उसको क्लीन चिट मिलती है तो उसके लिए एक अच्छी चीज होगी। तो अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है वो शेयर की थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और जरूर डिप्टी एसपी अनुज चौधरी पर जितने भी आरोप लगाए गए थे बयानों को लेकर के, उनकी आचरण को लेकर के, उसमें सभी दोष मुक्त पाए गए। निश्चित रूप से सिवा इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जांच अधिकारी को कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और अनुज चौधरी को वेदाग उनको बरी किया गया। जांच में वो बिल्कुल निर्दोष पाए गए हैं। एसपी कानून व्यवस्था ने सौंपी जांच आख्या में उनको निर्दोष पाया गया। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपहरण, रोष और खाकी पर सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अपहरण, रोष और खाकी पर सवाल। लाख कोशिशों के बाद भी छात्राओं को सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं मनमानी की वारदातों को अंजाम देने की खबरें सुर्खियां पाती नजर आ रही। अब सूबे के पीलीभीत से छात्रा को कार सवार दबंगों द्वारा फिल्मी अंदाज में राह चलती छात्रा को अपहरित किया गया। पीड़ित परिवार गंभीर मरते हुए आरोप लगा रहा है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छात्रा से कुछ दूर आकर खड़ी हुई कार से कुछ युवक उतरे। उन्होंने मौके से आवाजाही करने वालों से बेपरवाह होकर छात्रा से आपको बता दें, आवाजाही कर रहे लोगों के बीच से ही बेपरवाह होकर छात्रा को कार में खींच लिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। आरोपियों का जिस तरीके से पेशेवराना अंदाज ऐसा रहा है कि कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही कार वहां से 9-2-11 हो गए। मामला लड़की से जुड़ा होने की वजह से ये मामला जंगल में आग की तरह फैल गया है। कुछ ही समय में आसपास इलाके में ये पूरा मामला फैल गया। हिंदू महासभा के अधिकारी आपको बता दें, जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ थाना परिसर पहुंचकर छात्रा की बरामदगी व दोषियों को सजा की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान सीओ दीपक चतुर्वेदी से कहासुनी भी देखने को मिली। एएसपी ने परिवारीजनों को आश्वासन दिया है कि शाम तक उनकी बेटी सकुशल उपलब्ध करा दी जाएगी। जिस आश्वासन के बाद जो परिजन है वो थाना स्थल से धरना उन्होंने खत्म किया और अपने आवास पर वो लौटे हैं। और अब हम बात करें हैंडपंप खराब, अन्नदाता परेशान। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर नवीन अनाज मंडी में पेयजल सुविधा मुहैया कराने के लिए लगवाए गए हैंडपंप खराब पड़े हैं। मंडी परिसर में लगवाया गया कोई भी हैंडपंप कोई उखड़ा पड़ा है तो कोई जंग खाकर अस्तित्व खोने की कगार पर है और कोई खराब पड़ा है। गर्मी के मौसम के दस्तक देने के साथ ही तापमान 38 डिग्री तक पहुंच रहा है। इससे कामकाज के लिए घरों से निकलने वालों को सर्दियों की अपेक्षा कम अंतराल में गला तर करने की जरूरत महसूस होती है। मंडी परिसर में दिन भर आपको बता दें, जिले भर के किसानों का पहुंचना जारी है। सूबे के मुखिया सहित अन्य जिम्मेदार किसान की सुविधाओं को लेकर बढ़ चढ़कर के दावे करते हैं। इसके बावजूद यहां पहुंचने वाले किसानों को हलक तर करने को हैंडपंप का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक इस बार गर्मियों में पिछले सालों की अपेक्षा अधिक तल्ख गर्मी रहने का अनुमान जता रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अन्नदाता किसानों की पेयजल मुहैया कराने की सुध तक नहीं ले रहे हैं। हद की बात यह है कि मंडी स्थित सरकारी कांटे पर तैनात MI
दावा करते हैं कि सब पानी पीने की व्यवस्था स्वयं करते हैं। अब सरकारी नलों, खासकर हैंडपंप का पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। लगातार गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और यूपी के जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो लगातार देखा जा रहा है गर्मी का जिस तरह से सितम बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है लोगों को, और लगातार देखा जा रहा है कि हीट वेव के चलते हुए लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से के न्यूज़ की टीम आज शिकारपुर मंडी में पहुंची है, और शिकारपुर मंडी के जो सरकारी जो हैंडपंप हैं वो तमाम हैंडपंप जिस तरह से खराब पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने गर्मी शुरू होने से पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि तमाम तरह के कि किसी भी तरह के जनता के लोगों को या किसानों को पानी की समस्या नहीं होने दी जाएगी। लेकिन उसको लेकर बात किया जिस तरह से मंडी के कर्मचारियों की और मंडी सचिव की जो लापरवाही सामने आई है उसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे नहीं मंडी में जाते हैं, पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, सरकारी नल हैं खराब पड़े हुए हैं, और जो व्यवस्था सरकार ने दे रखी है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि वो पानी की व्यवस्था के पे ध्यान दिया जाए और कृषकों को पीने के पानी उपलब्ध हो। अच्छा, नल खराब पड़े हैं, वाटर कूलर लग रहा है वो भी खराब है वहाँ पे, एक जो कि सही होने चाहिए, और प्रशासन की लापरवाही है, हमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो इस आप मानते हैं कि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है तो मंडी सचिव की लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही है। गर्मी के कारण जो किसान वहाँ पर प्यासे बाहर आके पानी पीना पड़े, बहुत दूर तक जाना पड़े पानी पीने के दाएँ। और जी जो एक मंडी की समस्या और है, मंडी में एक 2 किलो का हमारी मंडी में धलता है, ये धलता की जो कटौती जो ले हैं ये हर एक प्रति कुंटल ये बंद होना चाहिए। ये जिस तरह से जो भीषण गर्मी पड़ रही है इसमें अगर आदमी को पानी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आदमी परेशान होगा बहुत ज़्यादा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी पीने के लिए वहाँ से। तो आप मानते हैं कि मंडी के कर्मचारियों की या मंडी सचिव की लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है जी, बिल्कुल लापरवाही है, मंडियों के कर्मचारियों की लापरवाही है बहुत बड़ी। देखिए हमारे साथ जनता के लोग मौजूद थे। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पलीता फेरते हुए मंडी सचिव और मंडी कर्मचारी लगातार देखे जा रहे हैं कि जिस तरह से तमाम सरकारी नल जिस तरह से खराब पड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वो भीषण गर्मी का सितम जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हीट वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मंडी सचिव जो लगातार आंखों में पट्टी बांधे हों उन्होंने अभी तक जो खराब नल हैंडपंप पड़े हैं इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। जबकि लगातार देखा जा रहा है किसान अपने गेहूँ को लेकर मंडी में बेचने आ रहा है, और बेचने आने के बाद में जब किसानों को पानी नहीं मिलता है तो किसान कहीं ना कहीं पानी की वजह से मारा फिरता है और काफी दूर उसे परेशान होकर जाना पड़ता है। तो आखिरकार अब देखना यह हुआ कि जनपद बुलंदशहर की जो डीएम सुरुचि सिंह कार्रवाई के मामले में जानी जाती हैं, जनपद लगातार कार्रवाई के मामले में जानी जाती हैं, तो मंडी सचिव के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती हैं, जो लापरवाही है हैंडपंपों को सही कराती हैं या नहीं कराती, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें जनता के लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिल मीना के न्यूज़ इंडिया बुलंदशहर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम जारी है, और अब बात करते हैं जनपद बुलंदशहर की, और हमारे साथ देखिए शिकारपुर एसडीएम दीपक कुमार पाल मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की हीट वेव को लेकर तैयारी की गई है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किस तरह की तैयारी की जा रही है अभी तक। सर, हीट वेव को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है जिस तरह पश्चिम उत्तर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? हीट वेव के संबंध में लखनऊ से कई तरह के जीव आते रहते हैं हमारे पास, और आपदा निधि की तरफ से भी कई चीज़ें दी जाती हैं हमें। जैसे कुछ दिन पहले अभी एक लेटर आया है ज़िले से जिसमें कि ORS के पैकेट्स भेजे जाएंगे यहाँ पे, जो कि हम तहसील पर रखेंगे और जो लोग आएंगे उनको दिया जाएगा, ताकि अगर वो दिक्कत होगी तो उससे ORS घोल के पी सकते हैं। इसके संबंध में और भी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि जो पीक आवर है गर्मी का, जिसे कहेंगे 12 से 2 वाला, उसमें जो है लोगों को अपील की जा रही है और ये समझाया भी जा रहा है कि उस टाइम में ज़्यादा ना निकले, क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा हीट वेव और लू चलती है। अच्छा सर, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली है। अभी के न्यूज़ की टीम के द्वारा रियलिटी चेक किया गया था, जो शिकारपुर मंडी में पड़ती है उसमें तमाम सरकारी नल खराब पड़े हुए हैं, और वहाँ के जो MI हैं उनका कहना यह है कि सरकारी नलों से कोई पानी पीता है, जबकि वहाँ बहुत गरीब तबके के अपने अनाज को बेचने भी आते हैं। उनको पानी की किस तरह की पूर्ति की जाएगी सर? देखिए, ये चेक करवा लूँगा जो भी आपने बताया है कि वहाँ पे अगर नल नहीं चल रहे हैं तो, और जो आप बता रहे हैं कि MI ने जो कहा है, दोनों चीज़ चेक करवा लूँगा, और नियम ये है कि वहाँ पे चलने चाहिए दोनों चीज़ें। तो सर कहीं ना कहीं लापरवाही तो मानते हैं ना कि ऐसे जो लापरवाह जो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से इस तरह का जो बयान देना कहीं ना कहीं एक सरकारी और सरकार की योजना को शर्मसार करने वाला है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए सर? ये चेक
ये चेक किया जाएगा, जांच का ही विषय है ये, क्योंकि इसमें जब पता चला जाएगा पहले चेक किया जाए वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कहीं टंकी भरी हुई है वहाँ पे या खाली हुई है रखी है वहाँ पे या इस तरह की कोई समस्या है, वो चेक की जाएगी। नहीं सर, जो वहाँ सरकारी जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी कांटे पे जो मजदूर लगे हुए हैं, उन्होंने भी खुद कहा है कि मंडी समिति के जो सचिव हैं, मंडी सचिव, उनसे भी कई बार शिकायत कर चुके हैं हम, नल साफ काम ना खराब पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी सर उनके लिए पानी कहीं ना कहीं भटकना पड़ रहा है। देखिए, इससे पहले भी मैं मंडी विजिट कर चुका हूँ, लगभग पिछले हफ्ते ही किया था जब गेहूं खरीद के संबंध में गया हूँ वहाँ पे। फिलहाल अभी तक किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं की है कि वहाँ पे नल खराब चल रहे हैं और पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर इस तरह का है तो मैं चेक करा लूँगा उसको। अच्छा सर, अगर जाँच सही पाई जाती है तो क्या कार्रवाई करोगे आप? नल ठीक करवाए जाएंगे वहाँ पे, पानी की व्यवस्था जो है पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। देखिए, हमारे साथ एसडीएम शिकारपुर दीपक कुमार मौजूद है। इनका कहना यह है कि जो अगर जांच में सही नल खराब पाए जाते हैं उनको सही कराया जाएगा, और जो एमआई की भी उन्होंने बात कही है, अगर एमआई के द्वारा इस तरह से कहा गया है तो एमआई के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। अब देखना यह होगा कि एसडीएम शिकारपुर के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला वक्त है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।